आज की वीडियो के अंदर हमने डीएनए के बारे में स्टडी करना है। तो डीएनए है क्या, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे मिलती हैं और वो डीएनए को बनाती कैसे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पूरा टॉपिक जो है हम वन बाय वन करके जो है इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है, तो डीएनए को हम क्या नाम देते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम नाम दे देते हैं किस चीज़ को, डीएनए को। अब ये जो हमारे पास डीएनए है ये हेरिडेटरी मटेरियल है, ये विरासती मादा है, ये खसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है। इसी वजह से कहते हैं कि इट कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल्स की जितनी भी खसूसियात होंगी, उनकी सरगर्मियाँ होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर देखा जाए कि हमारे पास ये मेनली ज़्यादातर कहाँ पर मौजूद होता है, तो इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले है DAMP, डी GMP, डी CMP, डी TMP। अब इसके क्या मतलब है, डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटाइडीन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद जो है डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये जो है इसके कंपोनेंट्स हैं डीएनए के। इसके बाद अगर हम बात करें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फार्मेशन, कि हमारे पास ये जो लंबी चेन बनती है डीएनए के अंदर, वो कैसे बनती है, उसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विद वन एनदर। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपको पता है डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं और वो आपस में जुड़ती हैं एक बॉन्ड की मदद से। उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से एंड फॉर्म लॉन्ग चेन, और एक बहुत बड़ी चेन बना देते हैं। उस चेन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अब इसके बाद देखा जाए इट हैज़ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसके पास जो है बेहतरीन जो है एक मखसूस सीक्वेंस पाई जाती है, तरतीब पाई जाती है। इसी तरह अगर हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जिस तरह ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो है एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। अब अगर इसकी तारीफ देखी जाए फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, दे आर बैकबोन ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड्स होते हैं उनके अंदर ये बैकबोन का काम करता है। इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता है व्हेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन फास्फोरिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अदर मालिक्यूल। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक मालिक्यूल, ये दूसरा मालिक्यूल, इसका यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका यहाँ से जो है कार्बन जो है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फास्फोरिक एसिड है। अब OPC यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि हमारे पास इसकी सबसे पहला पॉइंट है डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद ट्राइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलें तो वो किस चीज़ को बनाते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड को। जब तीन न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो वो किस चीज़ को बनाएंगे, ट्राइन्यूक्लियोटाइड को। जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे वो किस चीज़ को बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल जो है उसकी अगर हम बात करें, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको आप NAD भी पढ़ते हैं, शॉर्टकस्ट में आता है, इज़ आ डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंजाइम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंजाइम है। इट टेक पार्ट इन सेवरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप जहन में रखेंगे, व्हाट इज़ NAD। अब इसके बाद अगर देखा जाए रेशियो ऑफ बेसिस इन डीएनए
के अंदर अगर बेसिस की रेशियोज की बात की जाए तो एरवन चारगफ जो था वो पहला साइंसदान था, प्रोवाइडेड द डेटा, इसने डेटा प्रोवाइड किया था अबाउट रेशियो ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ डीएनए मालिक्यूल्स, मुख्तलिफ डीएनए मालिक्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ बेसिस की रेशो का जो है एरवन चारगफ ने क्या किया था, सबसे पहले डेटा प्रोवाइड किया था। उसने कहा था कि एडेनिन एंड थायमीन हैव इक्वल रेशो, एडेनिन और थायमीन की रेशो जो है वो बराबर होती है। बिल्कुल इसी तरह से साइटोसिन और गुआनिन की रेशो भी क्या होती है, डीएनए के अंदर बराबर होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक टेबल दी गई है, और रिलेटिव अमाउंट ऑफ बेसिस इन डीएनए फ्राम वेरियस ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदारों के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर बेसिस की जो है परसेंटेज दिखाई गई है। इंसान मतलब मैन, शीप, वीट, यीस्ट, ये जो है इसको आपने मारूजी के हवाले से जो है तैयार कर लेना है, आपकी बुक पर भी ये लिखा हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा अगर मज़ीद इसकी बात की जाए, अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिफरेंट स्पीशीज़, अब मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर जो डीएनए की अमाउंट है अगर हम उनकी बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ के अंदर जो डीएनए की अमाउंट है वो क्रोमोसोम्स की तादाद पर डिपेंड करती है। जितने क्रोमोसोम्स की तादाद ज़्यादा होगी उतने ही डीएनए जो है उस स्पीशीज़ के अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे। अगर क्रोमोसोम्स की तादाद कम होगी तो स्पीशीज़ के अंदर जो है अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या होगा, कम होगा। ईच स्पीशीज हैज़ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो फिक्स्ड फॉर पार्टिकुलर स्पीशीज, इसी तरह मखसूस स्पीशीज के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी क्या होता है, मखसूस होता है। द जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स होते हैं जिनको आप तौलीदी सेल्स कहते हो जैसे स्पर्म और एग, कंटेन 1/2 द अमाउंट ऑफ सोमैटिक सेल्स, जो बॉडी को बनाने वाले सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और जो तौलीदी सेल्स होते हैं उनको हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। अब जो हमारे पास सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनकी निस्बत तौलीदी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है, हाफ होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर जो है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनका जो एग या स्पर्म मतलब तौलीदी सेल्स जो हैं उनके अंदर तादाद जो है 23 मतलब इसका हाफ रह जाती है। अब इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, और ये भी अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर, किडनी सेल्स के अंदर, स्पर्म सेल्स के अंदर, चिकन के अंदर और फिश के अंदर, ये जो है आपने मारूजी के हवाले से इसको याद कर लेना है। तो ये टेबल आप माइंड में रखेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए क्या है, एक और बात जहन में रखेंगे कि इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो इसी में मतलब कि हमने पढ़ना था वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए का स्ट्रक्चर, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसी वजह से उसका पार्ट जो है मैंने एक अलहदा वीडियो में बनाया है। इसके बाद अगली वीडियो में वो पार्ट मिलेगा, तो आप लोग अगली वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं, वाटसन क्रिक मॉडल को या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो ऑल इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल आर स्टोर्ड इन डीएनए। जो हमारे पास सेल्स होते हैं, सेल्स के साख्त और उनका जो काम है उनकी तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद होती हैं, डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए, एस्क्रिशिया कोलाई कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, जो हमारे पास ई कोलाई है, बैक्टीरिया है, इसके पास जो है सिंगल क्रोमोसोम होता है। इट कंटेन 5 मिलियन बेसिस, इसके पास तकरीबन 5 मिलियन बेसिस होती हैं। दीज बेसिस अरेंज्ड इन पार्टिकुलर लीनियर ऑर्डर, वो जो हमारे पास इनके ई कोलाई के अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम्स था उनके अंदर जो 5 मिलियन बेसिस थी वो पार्टिकुलर वे में जो है तरतीब पाती हैं। दीज बेसिस कंटेन इंफॉर्मेशन, इन बेसिस के पास जो है इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। अब अगर बात की जाए जीन, एक जीन जो है डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है स्पेसिफिक करैक्टर को। उस डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम नाम देते हैं जीन का। अब जीन इज़ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, जो हमारे पास विरासत है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, उसका यूनिट जो है कौन है, जीन है। अब इसके बाद देखा जाए ई कोलाई जीनोम कंसिस्ट ऑफ, अब अगर जहाँ पे जीनोम की बात की जाए, जो एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल के अंदर मुकम्मल जो जीन्स होते हैं उनकी तादाद को हम जीनोम कहते हैं। और इकोलाई के अंदर जो जीनोम है वो तकरीबन जो है 4,63,000 सॉरी जो है 46 लाख
उसके बाद 39,221, 46 लाख 39,221 जो हैं बेस पेयर्स मौजूद होती हैं किस चीज़ के जीनोम में, ई कोलाई के जीनोम में। इसकी तरह देखा जाए दीज जीनोम कोड्स फॉर, मतलब कि 4228 प्रोटीन्स के लिए क्या करता है, कोड्स रखता है जो जीनोम किसका है, ई कोलाई का। इसी तरह देखा जाए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज़ द फर्स्ट माइक्रोब दैट जीनोम हैव बीन कंप्लीटेड सीक्वेंस्ड, कि हमारे पास जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो पहला ही माइक्रोब था, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसका जीनोम जो है वो क्या किया गया, मुकम्मल तौर पर सीक्वेंस किया गया पहली बार। उसके बाद देखा जाए दिस सीक्वेंसिंग वाज पब्लिश्ड, इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो तकरीबन 1955 के अंदर क्या हुई, पब्लिश हुई। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डीएनए। इसका छोटा सा पोर्शन हमने अलहदा किया है, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।